बैठक सफाई व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। उत्तराखंड में वाहनों के प्रवेश पर लगेगा ग्रीन सेस। बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब लगेगा ग्रीन सेस। ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह होगी ऑटोमेटिक। नशे के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। नरेंद्र नगर में चेकिंग के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 678 ग्राम चरस बरामद। बेताल घाट पुलिस थाने के भीतर गुलदार की चहलकदमी। गुलदार ने थाने में मौजूद कुत्ते को बनाया शिकार। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। चमोली में आयोजित गौचर मेले का भव्य समापन। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ मेले का समापन। लोक कलाकारों ने दी अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। आगाज करते हैं आज के बुलेटिन का। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी सहित रुड़की पहुंचे। सीएम धामी ने जीवन दीप सेवा न्यास आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में संतगढ़ भी उपस्थित थे। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं रुड़की, जहां गीता धामी और पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित थे। संतगढ़ों और गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे थे। सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज बहुत ही शुभ दिन है। मैं समझती हूँ कि आदरणीय महाराज जी के द्वारा जो 1100 कन्याओं का कन्या पूजन यहाँ पर होने जा रहा है एवं हमारी 6 कन्याओं का विवाह आज सभी के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में प्रभु सुख समृद्धि दें, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और जीवन की इस नई शुरुआत में आप सभी अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जो है खूब अच्छी तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और इस समाज के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व बने। आज हमारे सभी संत जन जो कि समाज को धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी शिक्षा और संस्कृति आध्यात्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जैसा कि जो है महाराज जी ने ये कहा कि धामी जी को भी नहीं पता था कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इस सुअवसर पे मुझे भी आमंत्रित किया, मुझे भी इस पावन बेला के अवसर पे आने का मौका मिला और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आशा करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद हमारे समाज में और हम सभी के ऊपर बना रहेगा और आपकी कृपा से धामी जी और हम सभी इस प्रदेश के लिए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर पाएंगे। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी हमारे संतों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। नारायण सेवा की भावना को आज धरातल पर चरितार्थ कर रहा है। जीवन दीप आश्रम के प्रत्येक आयोजन में आध्यात्मिकता और समाज सेवा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है जो जनमानस को प्रेरित करने का कार्य करता है। इस पंचदीप महोत्सव में जहां एक और आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित सप्तचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, कन्या पूजन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं हमारी बालिकाओं के सामूहिक विवाह और बच्चों के पाठ्य सामग्री वितरण जैसे सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। आज हम अपने अमर बलिदानियों की स्मृति में शहीद चौक का भी उद्घाटन कर रहे हैं और ये चौक हमारे अजन्म साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति, सर्वोच्च बलिदान के प्रति हमारे कृतज्ञता के भाव को प्रकट करता है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को
त्याग, बलिदान और पराक्रम की याद दिलाता रहेगा। इसी के साथ आज इस परिसर में जिस सभागार को हम सब लोगों ने अभी लोकार्पित किया है, पूज्य स्वामी सत्येंद्रानंद गिरी महाराज उनके नाम पर और सिद्धबली हनुमान द्वार सेवा भावना और भक्ति मार्ग के सशक्त केंद्र के रूप में, सशक्त केंद्र के रूप में समाज को प्रेरणा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका आज संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया के देश हमारी प्राचीन संस्कृति और दर्शन की महानता से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे हमारे धामों का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का भव्य दिव्य काशी बनाना हो या महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए हमारा खास चैनल। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मत्स्य पालक क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्वयं पंजीकरण के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संस्थागत वित्तीय पोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना, मत्स्योत्पादन और नौकरियों के रखरखाव के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने तथा उनके विस्तार को प्रोत्साहित करना। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर आपको विश्व मत्स्यिकी दिवस की शुभकामनाएं। विभाग सभी मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों, उद्यमियों एवं हितधारकों से ये विशेष निवेदन करता है कि वे जनपद में हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। यह योजना मत्स्य पालकों के आर्थिक, तकनीकी एवं व्यवस्थागत सशक्तिकरण के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके माध्यम से भविष्य में मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आवश्यक सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को उपलब्ध होगा जिन्होंने समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कराया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य समुदाय के लिए एक उन्नत एवं व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से मत्स्य पालक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं एवं योजनाओं की पूर्ण जानकारी सरल, पारदर्शी और त्वरित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अंततः सभी मत्स्य पालकों से आग्रह है कि वे अतिशीघ्र NFDP पोर्टल पर स्वयं या उनके नजदीकी सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण अवश्य कराएं और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बनकर भविष्य की सभी योजनाओं एवं लाभों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। मत्स्य विभाग, रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी चमोली स्थित देश के प्रथम गांव माड़ा पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी ने माड़ा आगमन पर भारतीय सेना के जवानों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और उनके उत्साह और सेवा भाव की सराहना की। इसके बाद ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने माड़ा बाजार का भ्रमण किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों, तीर्थयात्रियों और दुकानदारों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझावों पर संवाद किया। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर यात्रा व्यवस्था और सुविधाओं को भी तमाम इनकी भी जानकारी ली। माड़ा बाजार में मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करते हुए डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। लोगों को डिजिटल लेन देन का भी बढ़ावा देने का संदेश दिया। मंत्री जोशी का कहना है कि पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा गया है कि अंतिम गांव माड़ा गांव देश का प्रथम गांव बनाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां के लोगों की संस्कृति, परंपरा एवं देशभक्ति पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बद्रीनाथ धाम से लौटते समय वृद्ध बद्री के पास अपने काफिले को रोका और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रहे श्रमिकों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी श्रमिकों को कार्य की सराहना भी दी और साफ तौर पर कहा कि कठोर परिस्थितियों में भी आप सभी जिस भावना और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, यह वास्तव में प्रशंसनीय है। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेंस लगेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेंस देना होगा। ग्रीन सेंस की वसूली पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। वाहनों के फास्ट टैग से पैसे स्वतंत्रता काटे जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए गए हैं। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी का कहना है कि परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार कर लिया है। यह कंपनी उत्तराखंड की सीएमओ पर लगे 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान करेगी, सेस वसूली भी करेगी। इन कैमरों में एक मुख्य एंट्री गेट पांचा साहिब पर भी जाएगा, जबकि बाकी कैमरे उत्तर प्रदेश बॉर्डर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। ग्रीन सेस से हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए तक की राजस्व प्राप्त होने की संभावना भी जताई गई है। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें, उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाएगा। शादी के सीजन को देखते हुए यातायात के दबाव वाले मार्गों पर निर्धारित समय के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसपी अजय सिंह ने साफ तौर पर बताया कि विवाह सीजन के प्रारंभ होने के चलते ISBT, कारक चौक, हरिद्वार बाईपास रोड, रिस्पना पुल से जोगीवाला तक मार्ग में काफी संख्या के वेडिंग पॉइंट, होटल, फार्म हाउस होने से दबाव काफी बढ़ जाता है। इन मार्गों पर यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन के लिए भारी वाहनों का प्रवेश अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन मार्गों पर भारी वाहन दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक नहीं चलेंगे। इन मार्गों पर यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन के लिए ISBT से कारगी चौक से बाईपास, हरिद्वार रोड, रिस्पना पुल से जोगीवाला तक, हरिद्वार की तरफ से आने वाले भारी वाहनों की लालत पप्पड़ में पार्क किया जाएगा। आपको बता दें, हिमाचल पौंटा साहिब की ओर से आने वाले भारी वाहनों को नया गांव में पार्क किया जाने वाला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले भारी वाहनों की आशारूढ़ी के आसपास चिन्हित स्थान पर पार्क कर दिए जाएंगे। विकासनगर से आने वाले भारी वाहनों को प्रेमनगर और सेलकुई की सीमा पर पार्क कर दिया जाएगा।
की एक बैठक भी थी और जिसमें ट्रैफिक को लेकर काफी सारे दिशा निर्देश दिए गए। उसको देखा गया कि क्योंकि अभी ये हमारा शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे हमारे वेडिंग पॉइंट्स हैं जो ऑन रोडिंग है और ऑन रोड होने के कारण जो है आप जन को भी असुविधा होती है और जो शादी ब्याह में जो भीड़ आती है उसको भी असुविधा होती है। इसको देखते हुए 2 से रात्रि 9 बजे तक का एक रखा गया है कि जो हैवी ट्रैफिक जो हमारे बाईपास पर है या जो है हाईवेज पर है उनको अलग अलग स्थानों पर रोका जाएगा, जिससे कि शहर में या शादियों के समय जो दिक्कतें रहती हैं, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, उस पर हम कंट्रोल करते हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट हेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी के कड़े निर्देश के बाद अब एमडीडीए एक्शन मोड में आ चुका है। जी हां, सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने एमडीडीए और आईएसबीटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है। पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई है। अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। आईएसबीटी में 24 घंटे साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करें। सफाई व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए। किसी भी स्तर पर उदासीनता की न रहे गुंजाइश। आपको बता दें, धामी सरकार ने संकल्प लिया है, आईएसबीटी को बनाया जाएगा स्वच्छता और व्यवस्था का आदर्श मॉडल। एमडीडीए ने तैयार की है एक व्यापक रणनीति। जन सहभागिता से बदलेगा आईएसबीटी का ये चेहरा। हर बुधवार को चलाया जाएगा सचन स्वच्छता अभियान। आईएसबीटी परिसर और उसके बाहर मुख्य मार्ग तक चलाया गया है सफाई अभियान। आपको बता दें कि सीएम धामी ने विगत दिनों आईएसबीटी में किया था औचक निरीक्षण। स्वयं झाड़ू लगाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। स्वच्छता केवल सरकारी मशीनरी का कार्य नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है। सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आईएसबीटी पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी स्वीकार। ये साफ तौर पर सीएम धामी ने एक्शन एक निर्देश दिया है। यात्रियों को मिल सके स्वच्छ वातावरण। परिवहन निगम और अन्य बस ऑपरेटरों के ड्राइवर और कंडक्टरों को भी किया जाएगा जागरूक। बसों का कचरा खुले में न फेंके, पॉलिथीन बैग में इकट्ठा करके निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। आईएसबीटी परिसर की सफाई व्यवस्था में देखने को मिलेगा बड़ा सुधार।
स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी। आईएसबीटी जैसे सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ रखने में जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यात्रियों, वाहन चालकों और कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। स्वच्छता को आदत बनाना अब आवश्यक हो चुका है। सीएम धामी के औचक निरीक्षण ने पूरे प्रशासन को सक्रिय कर दिया है। प्रशासन और समाज मिलकर कार्य करते हैं तो परिवर्तन निश्चित होगा। नरेंद्रनगर थाना पुलिस में चेकिंग के दौरान नशे के 2 सौदेगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 678 ग्राम चरस बरामद किया। तस्करों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया है। तस्करों की पहचान सत्येंद्र रावत और सुभाष रावत निवासी धरासू उत्तरकाशी के रूप में हुई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने साफ तौर पर बताया कि नरेंद्रनगर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा और चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने मिलकर नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल कर ली है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल तस्करी में इस्तेमाल कार को पुलिस ने भी कब्जे में ले लिया है, सीज कर दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस कप्तान ने नशे की रोकथाम के लिए जनता से सहयोग मांगा है। जिलाधिकारी टिहरी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनडीपीसी के तहत बैठक हुई है। अपर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा नशीली दवाओं और मन प्रभावी पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए की गई मासिक कार्यवाही की जानकारी ली। इस मौके पर स्कूलों में प्रार्थना के दौरान बच्चों को नशा मुक्ति को लेकर जागरूक भी किया गया। ड्रग टेस्टिंग करने, शिकायत पेटिकों की सक्रिय और अगली बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके साथ ही अफीम, खसखस, पोस्त की खेती को लेकर भी संयुक्त रूप से चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुमी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र का प्रस्ताव उच्च स्तरीय पर भेजा गया है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। औषधि निरीक्षक, खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन टिहरी ऋषभ धमा ने भी साफ तौर पर बताया कि नवंबर से अब तक जनपद शताग्रत 18 मेडिकल स्टोर दुकानों में औचक निरीक्षण कर 6 सैंपल ले लिए गए हैं, जिनमें से 5 को नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 दुकानों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। समापन हुआ है वो बहुत सुंदर, दिव्य, भव्य है। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में ये मेला 7 दिन अपने भव्य स्वरूप के साथ हुआ है। खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण को लेकर एसडीएम जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त एक्शन मोड में आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के संबंध में आ रही शिकायतों पर एसडीएम योगेश मेहरा अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। सरकारी भूमि पर सीएम पुष्कर धामी के निर्देश के बाद अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण पर एसडीएम योगेश मिश्रा सख्त हो चुके हैं। एसडीएम मेहरा ने एमजीडीए के अधिकारियों के साथ भरत विहार का भी मौका मुआयना किया है। सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दे दिए हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर चिन्हित करने के निर्देश दिए। अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह साफ तौर पर एसडीएम योगेश मेहरा का कहना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में आयोजित ऐतिहासिक गौचर मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भव्य समापन हो चुका है। ये मेला न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना, बल्कि आपसी प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक बनकर उभरा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुचैला ने मेले की गरिमा को रेखांकित किया। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि गौचर मेला ऐतिहासिक और
सामाजिक सांस्कृतिक मिलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मेला लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसकी समृद्ध परंपरा उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। समापन अवसर पर लोक कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां दी, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की मनमोहक झलक देखने को मिली। स्थानीय उत्पादों और हस्तकला को प्रदर्शनियों ने भी दर्शकों को खूब आकर्षित किया। मेले के सफल आयोजन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि यह उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, जो अतीत की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ता है। हुआ है वो बहुत सुंदर दिव्य भव्य है। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में ये मेला 7 दिन अपने भव्य स्वरूप के साथ हुआ है। खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है। हल्द्वानी स्थित सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल में कई दिनों से खराब लिफ्ट का जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संज्ञान लिया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी विवेक राय को निर्देशित करते हुए साफ तौर पर कहा, तुरंत मौके पर जाकर खराब लिफ्ट की मरम्मत कार्य सुचारू की जाए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही तुरंत लिफ्ट ठीक करने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के एस दताल ने अपर जिलाधिकारी को बताया कि दोनों लिफ्टों की मरम्मत के कार्य के लिए संबंधित कंपनी से वार्ता भी कर दी जा चुकी है। कार्यादेश जारी कर दिए जा रहे हैं। शीघ्र ही लिफ्ट मरम्मत कार्य प्रारंभ कर पूर्ण हो जाएगा और लिफ्ट सुचारू हो जाएगी। फिलहाल हमारी तरफ से इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।